एक शेर से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि शेर ऐसा है, हम भी एक रोज शहर कमाने निकल गए, अपनों की मोहब्बत गंवाने निकल गए, वक्त पर चंद पैसे तो घर भेज दिए, लेकिन खुद घर आने में जमाने लग गए। चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं और देखेंगे। देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने पिछली वीडियो में भौगोलिक खोज आपको बता दिया है। जैसे ही व्यापारिक मार्ग की खोज हुई वैसे यूरोप वाले पागल हो गए, उनको भारत जाना है। और पागल हुआ कौन? सबसे पहले हुआ पुर्तगाल, क्योंकि भौगोलिक खोज की शुरुआत में सबसे ज्यादा जो पागल हुआ था कौन था? पुर्तगाल को पता था कि भारत सोने की चिड़िया है। और जैसे ही पुर्तगीजों ने भारत की खोज की, जैसे ही पुर्तगीजों ने भारत की खोज किया, भारत की खोज करने के बाद यहाँ पे वास्को डी गामा आया। 1498 में वास्को डी गामा आता है, भारत की खोज करता है, फिर इसकी साम्राज्य की शुरुआत होती है। पुर्तगीज स्टेट, जो पुर्तगीज कंपनी थी, पुर्तगालियों की कंपनी थी, वो आती है, भारत में शासन करती है। जो अभी तक मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, A to Z। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पहले व्यापारिक मार्ग की खोज मैंने बता दिया था। केप ऑफ बार्थोलोमेव डिजायर ने जब केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, उसके बाद से जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, एक व्यापारिक मार्ग की खोज हुई थी। उसके बाद से क्या हुआ था? पुर्तगाली आए थे। लेकिन ध्यान रखना, अब पुर्तगाली आए, लेकिन देख देख के मन बदलता है। मैंने पिछली क्लास में तुमको बताया था कि इटली का रोमन एम्पायर जिस प्रकार भारत में आया और भारत में वो व्यापार किया, और भारत में व्यापार करने के बाद उसको देखकर स्पेन में, पुर्तगाल में एक हलचल सी मच गई कि हमको भी उसके जैसा बनना है। उतना पैसा कैसे कैसे कमा रहा है और इतना पैसा कहाँ से ला रहा है, कहाँ से इतना? भारत सोने की चिड़िया तो कैसे है, हमको जानना है, हमको भारत का मसाला खरीदना है। तमाम चीज़ें उन लोगों के माइंड में था, यूरोपियों को, कि हमको भारत जाना है। भारत के आय में बहुत महान बनते हैं। भारत हमारा संपत्ति, हमारा धन लूट ले जाकर, और ब्रिटेन हो और इटली हो, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, आज बहुत बड़े अमीर बने हुए हैं। लेकिन उनको याद रखो, बाप होता है। हमारी ज्ञान के सामने तो विश्व भी नतमस्तक था, क्योंकि हम विश्व गुरु कहे जाते थे। आज की स्थिति उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो देखो बात को समझो। यहाँ पे एक इटली को देखकर, अगर मानते हम इटली को देखकर पुर्तगीज आए, लेकिन पुर्तगीज को देखकर डच आए, डच को कैसे पता चला भाई? डच को कैसे पता चला कि भारत में खजाना है, भारत में जाकर हमको लूटना है? तो डच कहाँ थे? पहले ध्यान, मैं बोलता हूँ कि तुम लोगों को पहले समझने से पहले ध्यान में, माइंड में होना चाहिए कि डच कहाँ है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ है। डच जो कंपनी था, डच कंपनी का स्थापना हुई थी, तो डच पहले देश है कौन सा? आओ पहले तुमको मैप में दिखाता हूँ। देखो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होगा तो तुम मामला गड़बड़ कर दोगे। पहले देखो, पहले तुमको मैं दिखाता हूँ डच। आओ देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच के हम कंपनी की बात करते हैं, जो डच, भारत में डच आए थे। तो एक देश है नीदरलैंड, आज के समय में उसी देश के डच थे। कहाँ थे? नीदरलैंड कहाँ है? ये अपना है प्यारा भारत, ये अपना है प्यारा भारत है। और अगर प्यारा भारत है अपना, तो डच का है। देखो, ये अपना देश हो गया भारत, ठीक है, ये हो गया भारत। और तुम यहाँ आओगे, यहाँ जो नॉर्थ सी है ना, तो यहीं से यहाँ आओगे तो नीदरलैंड है, समझे? तो देखो, नीदरलैंड और देखो ध्यान से समझो, जो नीदरलैंड के देश थे, जिसमें देश उस टाइम जो कंपनी बनी हुई थी, वह कंपनी कौन सी थी? तो देखो, बात यह है कि जो कंपनी बनी थी उस टाइम, डच कंपनी में सिर्फ एक नीदरलैंड के देश नहीं थे, उसमें जर्मनी के भी पार्टिसिपेट, मतलब कंपनी में किसी एक देश के नहीं। उस टाइम थोड़ा सा गोल मटोल चीज़ें थी। नीदरलैंड, जर्मनी, आसपास के देश जो मिलकर ही चला रहे थे, ठीक है। तो इनको भी था कि हमको भी भारत जैसे महान बनना है। तो देखो, तो माइंड मैप क्लियर होना चाहिए। ये यूरोप के देश हो गया, ये भारत हो गया। इतना अगर माइंड मैप क्लियर करके चलोगे, उसके बाद से काम होगा, ठीक है, उसके बाद से ही काम होगा, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आओ अब तुमको ले चलता हूँ, मैप देख लो। भारत, किसी भी कोई भी टॉपिक समझने से पहले तुम्हारे दिमागों में माइंड क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये भारत हो गया, ये यूरोप हो गया, ठीक है। अब तुमको लाओ, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आती है और भारत में व्यापार करती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बात सुनो, अब डचों को कैसे पता चला कि भारत में सोने की खजाना है? डचों को कैसे पता चला? डचों को पता चला किससे? पुर्तगीज से। क्योंकि जो पुर्तगाली थे, उनको
कॉमन सेंस नाम की उनके अंदर चीज़ नहीं थी। अगर किसी देश से तुम खजाना लूट के ला रहे हो तो तुमको क्या जरूरत है किसी और से बताना कि वहाँ पे इतना खजाना है, मैंने इतना संपत्ति कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया है। जो थे, जो पुर्तगालीज थे, वो पुर्तगालियों में दिक्कत थी। जब माल जब भारत से सामान खरीद के ले जाते थे तो ले जाने के बाद भारत एशिया में है, एशिया से ले जाने के बाद एक ट्रांसपोर्टर के रूप में डचों को ट्रांसपोर्टर बना दिया था कि मैंने अपना माल तुमको एशिया में एक स्थान पर तुमको दे दिया, इस माल को डच तुम हमारा यूरोप में पहुंचा देना। कहाँ? यूरोप में तुम इसको पहुंचा देना। कहाँ पहुंचा देना? यूरोप में। मतलब डच जगह जैसे होता है कि मैंने, चलो मान लो कि हम दिल्ली में हैं, अगर सामान हमको भेजना है, कहाँ भेजना है? मान लो कि हमको बम्बे भेजना है, तो अगर मैंने कोई दिल्ली में सामान खरीदा, फिर सोचा कि मैं क्यों लेकर जाऊँ, ट्रांसपोर्टर को दे देता हूँ। बस वाले हैं, ट्रेन वाले हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं, उनको माल दे दिया, पैसे दे दिए, तुम हमारे माल पहुँचा दो कहाँ? बम्बे। लेकिन ट्रांसपोर्टर का दिमाग में आ गया कि भाई इतना पैसा कमा रहा है, यहीं से दिल्ली से माल उठा रहा है, जाकर बम्बे बेच रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, हम लोग बस ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, हमको कोई आमदनी नहीं है, कुछ आमदनी है, कुछ अगर 100 रुपये कमा रहा है तो हमारा हम 2 रुपये कमा रहे हैं। डचों को दिमाग में आया कि अगर हम ट्रांसपोर्टर ही बनकर क्यों रहेंगे, हमको व्यापार करना है, हम भी जाएंगे भारत के आसपास के देश में, वहाँ से मसाला खरीदेंगे, लाकर हम बेचेंगे, हम तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे। दिमाग में यही है। उसके बाद से डच तो पहले डरे हुए थे, बहुत डर था इनको। पुर्तगाली का देख लिया ना कि बहुत पिटवो कर रही है पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली के अंदर तुम काम कर रहे थे, पुर्तगीज कंपनी थी, उसके तुम अंदर काम कर रहे थे। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। फिर क्या हुआ, डचों ने सोचा कि छोड़ो इसको, हटाओ, पुर्तगाली हटाओ, अब डरने वाली नहीं है, चलो भारत चलते हैं। उसके बाद डचों ने अपनी कंपनी बनाई और कंपनी बनाकर भारत आने का प्रयास। 1602, कितना? 1602। वही मैं सोच रहा हूँ 1502 में कैसे पुर्तगाली आ जाएंगे। 1502 में, अभी तो 1502 में तो दूसरी बार वास्को डी गामा आया था भारत में, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1602 में लगभग पुर्तगाली भारत में लगभग 100 साल तक शासन करने के बाद 1602 में कौन आता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1602 में नीदरलैंड की संसद ने आधिकारिक रूप से कंपनी की स्थापना की। कंपनी के नाम ध्यान रखना, स्थापना की, क्योंकि कंपनी के नाम कभी पूछ देता है। इसको शॉर्ट में VOC कहते हैं, VOC। तो कंपनी देखो, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और कंपनी की स्थापना के बाद यह भारत में व्यापार करना चाहता है। अब भारत आएगा, लेकिन भारत आने के बाद ये सोचता है कि भारत में अपनी सत्ता कहाँ स्थापित करें। सत्ता कहाँ? तो भारत में कहाँ सत्ता स्थापित करें। कुछ बातें हैं जो तुम याद कर लेना भाई। 17 सदस्यीय कंपनी थी। अब हर चीज PPT में लिखा हुआ है, इस पे देखो, मैं बता रहा हूँ, उसको भी समझो, दोनों समझो कि काम आएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और 17 कंपनी के संचालन के लिए 17 सदस्यों का एक शक्तिशाली बोर्ड बनाया गया था, जिसे हेरेन 17 कहा गया। और यह बोर्ड प्रमुख रूप से व्यापारिक निर्णय लेता था। कहने का मतलब है, जो कंपनी थी उसमें 17 सदस्यीय बोर्ड थे, या 17 सदस्यीय बोर्ड के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण होता था, और जो कंपनी का नियंत्रण 17 सदस्यीय बोर्ड के माध्यम से होता था। और साथ साथ में जो कंपनी थी सरकार के नियंत्रण में था, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी। आज के समय देखो भारत में अंबानी की कंपनी, अडानी की कंपनी, जो तमाम कंपनी है, टाटा बिरला की कंपनी, ये सब प्राइवेट कंपनी, सरकार का इस पर हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जो इन लोगों की कंपनी था, पुर्तगालियों जो डचों की कंपनी था, वो सरकार के नियंत्रण में था। इनको युद्ध करना है तो सरकार से परमिशन लो, इनको संधि करना है सरकार से परमिशन लो। अगर ये घूमते जा रहे हैं और इनको भूख लग गया, उसके लिए भी सरकार से परमिशन लो, भाई हम खाना खा लें कि नहीं। अरे बेकार की, इतना जब तुम बाहर में काम कर रहे हो तो तुमको सरकार का उतना नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लेकिन सब कंपनी में था, यही कारण था कि इनका विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाया। सरकार का नियंत्रण था, इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण था सरकार का। लेकिन ध्यान रख लो, जब ये कंपनी भारत में आई और भारत में आने के बाद सोची कि भारत में हम जाकर अपना व्यापारिक केंद्र खोलेंगे। तो भारत में आने के बाद व्यापारिक केंद्र खोलेंगे, तो तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने तुमको पिछली क्लास में तुमको स्पष्ट रूप से क्लियर किया था कि इससे पहले, इन लोगों से पहले जब पुर्तगीज आए थे तो पुर्तगीज से तो डरते थे, क्योंकि इनको पता था। अब देखो, भारत हो गया, देखो ये हो गया भारत, ये हो गया इंडिया। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ था कालीकट, यहाँ गोवा, कालीकट कालीकट गोवा, बम्बई। इस भाग पे हमारी जो पश्चिमी भाग है, जो हमारी जो वेस्टर्न भाग है, ये हो गया ईस्टर्न, भारत का पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। इसको कोंकण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल।
दोनों को अलग अलग नाम है, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। ध्यान रखना, भारत की ज्योग्राफी तुम लोग पढ़े हो तो तुमको ज्योग्राफी में बताया, सर ने तुमको ज्योग्राफी में बताया होगा कि कौन सा कोरोमंडल तट है, कौन सा कोंकण तट है। जो ये आए थे, डच आए थे, तो इनका था कि हमको भारत में व्यापार करना है, लेकिन हम यहाँ नहीं जाएंगे। कहाँ? हम यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगाली की कंपनी है, पुर्तगाली के शासन है। अगर पुर्तगाली हमको देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। डचों को अंदर डर भी था ना, ठीक है, तुम व्यापार करने आ गए, तो आकर कहाँ से गद्दी अपना कारखाना खोले हैं, तो यहाँ खोलते हैं इस तट पे, भारत के इस तट पे, ये वाला तट जो पूर्वी तट है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है। यहाँ पे कहाँ? मसूलीपट्टनम में इनकी कंपनी की स्थापित हुई मसूलीपट्टनम में। लेकिन ध्यान रखना, पुर्तगाली क्या बेच रहे थे? मसाला। लेकिन डच आए तो डचों का कहा कि नहीं, हम मसाला का व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पुर्तगालियों का मसाला का व्यापार पे है। इनके दिमाग में कौतूहल चल रहा था। अगर मसाला, देखो, जो पुर्तगाली हैं इस तट पे है और भारत में मसाला का व्यापार कर रहे हैं, मसाला यहाँ से खरीदते हैं। मसाला में क्या लौंग हो गया, मसाला में देखो तुम, मसाला मैंने कल भी बताया था, मसाला के लिए कन्फ्यूजन नहीं होता। गरम मसाला, साबुत मसाला तुम लोग मार्केट से खरीदते हो खाना बनाने के लिए, खाना टेस्टी लगता है। मिर्च, काली मिर्च, जो काली मिर्च देखे हो चाय में डाला जाता है, उसको बुक कर फोड़ कर चाय में डाला, वही काली मिर्च। लौंग के बारे में तुमको पता है, इलायची हो गया, जो तमाम चीज़ें हो गई वो सारी मसाला के अंतर्गत आती है। दालचीनी हो गया, मसाला ही है। जायफल हो गया, मसाला ही है। तो ये सारी जो चीज़ें थी मसाला की, सब पुर्तगाली खरीद कर ले जाकर यूरोप बेच रहे थे। लेकिन पुर्तगालियों को फायदा था कि कितना फायदा हो रहा है, इन पुर्तगालियों को पता था। लेकिन जो डच आए तो डच कहा कि नहीं, अब हम भी पुर्तगालियों की तरह यहाँ पे मसाला खरीदे बेचेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पुर्तगाली हमको छोड़ने वाले नहीं है। तो डच दिमाग लगाए, डच चले गए कहाँ से? डच चले गए यहाँ पे इंडोनेशिया। कहाँ गए? इंडोनेशिया। डच कहाँ गए? इंडोनेशिया। आओ मैप दिखाता हूँ तुमको, तुम लोग मैप देखोगे फिर तुमको समझ आएगा। मैप देखो, मैप में समझो। ये हो गया भारत, पुर्तगाली आए, यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना सत्ता स्थापित की थी, केंद्र कोची में, केरल, गोवा में, कालीकट में। एक ध्यान रखना, जो डच आए, डच कंपनी आया, वो यहाँ पे अपना मसूलीपट्टनम में अपना गद्दी स्थापित करता है। और इनका था कि नहीं, अब तो पुर्तगाली तो पहले से आकर मसाला खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हमको मसाला का व्यापार नहीं करना है, तो तुम क्या करोगे? इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कपड़ा खरीदेंगे, हम लोग कपड़ा का व्यापार करेंगे। कपड़ा का, तब मसाला के लिए कहाँ जाएंगे? बोला कि नहीं, हम इंडोनेशिया जाएंगे। हम इंडोनेशिया में जाकर मसाला का व्यापार करेंगे, क्योंकि इंडोनेशिया में भारत के मसाला से उच्च क्वालिटी का मसाला वहाँ मिलता था और कम दाम में मिलता था। इन्होंने कहा कि भारत से खरीदेंगे, झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ा होगा पुर्तगालियों से मसाले के लिए, कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं और लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, इससे बढ़िया है, इससे अच्छा है कि हम चले जाते हैं इंडोनेशिया, वहाँ से खरीद के बेच लेंगे, पुर्तगालियों को पता भी नहीं चलेगा। और इन्होंने गया इंडोनेशिया जाकर यहाँ पे अपना मसाला का व्यापार शुरू किया। लेकिन ध्यान को, भारत में कपड़ा का व्यवसाय शुरू किया। भारत में हम कपड़ा खरीदेंगे, भारत के सूती कपड़ा खरीदेंगे। सूती कपड़ा का बहुत आज भी मांग है, उस टाइम भी जमाना में भारत सूती के लिए फेमस था, कपास से बनता है सूती, तो सूती कपड़ा खरीदेंगे और बेचेंगे। तो इनका मन ये था, तो इन्होंने अपना व्यापार की शुरुआत की और व्यापार फैलाया। तो तुम माइंड मैप क्लियर रखो, यहाँ से डच आए, कहाँ? यहाँ इस साइड में। डचों को पता था, देखो इसको इरेज करने दो, तुमको ध्यान एकदम क्लियर कट होना चाहिए, माइंड मैप क्लियर होना चाहिए। माइंड मैप क्लियर नहीं होगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। देखो यहाँ से जो डच कंपनी थी, वो यहाँ से आती है, कहाँ? यहाँ पे आती है, यहाँ मसूलीपट्टनम में। कंपनी यहाँ से कहाँ आती है? मसूलीपट्टनम में आती है। मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पे है, तो यहाँ आके व्यवसाय की शुरुआत करती है। और यहाँ पे पुर्तगीज थे, अब इन्होंने यहाँ पे कपड़ा, क्लॉथ जो कपड़ा है, यहाँ पे कपड़ा का व्यवसाय शुरू किया। और यहाँ पे मसाला, इंडोनेशिया में गए, इंडोनेशिया में कहाँ? यहाँ पे मसाला का व्यापार शुरू किया। इनका स्पष्ट था, हमको मसाला अलग से खरीदना है, बेचना है, और अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन उनका डर भी था भारत में। लेकिन धीरे धीरे उनकी यहाँ पे सत्ता फैलने लगी। समय के साथ साथ उनका व्यवसाय भारत में फैलने लगा। और भारत में व्यवसाय फैलने का क्या कारण था? पुर्तगीज शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था, बताया था कि भारत में पुर्तगीज शक्ति किस प्रकार कमजोर पड़ने लगी। देखो, भारत में व्यावसायिक प्रमुख केंद्र, उन्होंने सिर्फ अपने गद्दी को वहाँ तक सीमित नहीं रखा। उनका था कि नहीं, अब गद्दी जो हमारा है एक जगह तक ही सीमित नहीं रहेगा। उनका व्यापार फैलाना था, उनको व्यापार को और आगे बढ़ाना था। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, देखो
भारत में उन्होंने कपड़े के व्यापार पर विशेष फोकस किया और 1605 ईस्वी में कंपनी स्थापित होती है। 1602 मसूलीपट्टनम कोरोमंडल तट पर है। कोरोमंडल भारत की जो पूर्वी तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। कारखाना फैक्ट्री की स्थापना की। यह भारत में डच उपस्थिति का पहला आधिकारिक केंद्र था 1605 में मसूलीपट्टनम में। देखो फैक्ट्री का मतलब उनका फैक्ट्री नहीं था कि हम फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, यहाँ पे मजदूर रखेंगे, लोग काम करेगा, यहाँ पे रोजगार होगा, बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री का मतलब क्या था कि हम सामान भारत से खरीदेंगे, ला कर वहाँ पर रखेंगे। गोदाम, गोडाउन, गोदाम देखे हो तुमको पता होगा गोदामों के बारे में। तुम गोदामा देखे हो तो वहीं था। ये बकलोलवा सब बेवकूफ़ बना रहा था। डचवा सब आया था तब बोला था कि हम फैक्ट्री लगाएंगे। अब फैक्ट्री लगाने के नाम पर गोदाम खोल कर रख रहा। आज के समय में तुम गोदाम ले लो, अब ये गोदाम खोल लो, एक हल्का सा रूम लाकर उसमें अपने कचरा माल भर दो गोदाम। अब तुम बोलो कि बाहरवा निकल के बोलो ना हम फैक्ट्री खोले हैं तो मार के लोगों तुमको मुँह फोड़ देगा कि फैक्ट्री है कि गोदाम है। लेकिन इन सबको बकलोलवा सबको पता नहीं था कि फैक्ट्री और गोदाम में अंतर क्या होता है। यहाँ पे लगाया गोदाम, बनाया गोदाम, अब बोला कि हम फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। कोठी बोलता था अब इसको, फैक्ट्री कारखाना बोलता था सब इसको। लेकिन 1605 में इनको कारखाना स्थापित कर दिया। और उसके बाद से क्या होता है, देखो स्थिति एक जगह नहीं होती, इनका व्यापार धीरे धीरे फैलने लगा। और इन्होंने 1658 में, देखो 1610 में आओ पहले, पुलिकट यहाँ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र का स्थापित की और जो दक्षिण भारत में डच गतिविधियों का प्रमुख आधार बना। कहाँ? 1610 में पुलिकट में उसने कंपनी का आपने एक फिर वहाँ पे व्यापारिक केंद्र मतलब फैक्ट्री कहो, कारखाना कहो, गोदाम कहो स्थापित की। फिर उन्हें कहा गया था कासिम बाजार, एक बहुत फेमस था पश्चिम बंगाल का कासिम बाजार, वहाँ पे बहुत फेमस था। बंगाल में कासिम बाजार में कारखाना खोला और उत्तर पूर्व भारत में डच व्यापार का विस्तार हुआ। पश्चिम बंगाल में डचों का व्यापार का विस्तार हो रहा है। आगे देखो, कोचीन, पुर्तगालियों से कोचीन जीतकर वहां अपनी उपस्थिति सुदृढ़ की और यह पश्चिमी तट पर डच का शक्ति का प्रतीक बना। वही पुर्तगाली जिसके डर से पश्चिम तट पर जा नहीं रहे थे, डर रहे थे कि पुर्तगालियों को पता चल गया कि हम भी आ गए हैं व्यापार करने, बहुत पीटेगा सर। लेकिन मैंने पिछली क्लास में तुम लोगों को बताया है किस प्रकार पुर्तगालियों की शक्ति कमजोर पड़ गई। कार्टिज व्यवस्था था, पुर्तगाली लूट माट कर रहे थे, लोग उनसे बहुत नाखुश थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई उस लायक नहीं रहेंगे कि भारत में उस अपने साम्राज्य को फैला सके। और डचों की शक्ति बढ़ने लगी। डच गए, भारत से व्यापार कर रहे थे, कपड़ा खरीदे, यहाँ पे इंडोनेशिया से जाकर मसाला खरीद रहे थे, व्यापार कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। आने वाले समय में कोचीन जो पुर्तगालियों का गढ़ था उन्होंने जीत लिया। बताओ, तुमसे सीख कर तुमसे आगे निकल गए और तुम हमारे गुलाम हो गए। एक शेर है, ध्यान से सुनो, कि जिनको उंगली पकड़कर चलाया मैंने सिखाया था, आज हमें वो दाएं बाएं हटा कर चल रहे हैं। कहीं वही बात है कि जिसे मैंने सिखाया था उंगली पकड़ करके चलते कैसे हैं, आज हमारे बगल से निकलते हैं तो दाएं बाएं करके निकलते हैं। ध्यान से सुनो, तो वहीं जिनको इन्होंने उंगली पकड़ के सिखाया था व्यापार किसको करना, आज वहीं पुलिकट में जाकर, पुर्तगालियों के गढ़ में जाकर जीत कर वहां पे अपने गद्दी स्थापित कर। इसको कहते हैं विस्तार। धीरे धीरे समय एक एक करके आगे बढ़ना चाहिए। एक बैग नहीं, एक बैग राजा बनने का ख्वाब मत रखो। राजा बनने के लिए जागना पड़ता है, राजा बनने के लिए पूरी रात जागना पड़ता है, राजा बनने के लिए पूरा दिन जागना पड़ता है। सिर्फ सोने से इंसान राजा नहीं बनता। जो डच आए थे पहले डर रहे थे अपने मालिक, जो पुर्तगाल थे माल एक प्रकार का मालिक था, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, माल ले गए पहुंचाए, एशिया से यूरोप ले गए, वहाँ दिए, फिर एशिया से यूरोप ले गए, पैसे कमाए। आज वहीं राजा की क्वालिटी में आ गए हैं। इसको कहते हैं पेशेंस के साथ काम, धैर्यता के साथ काम करो। अगर तुमको भी राजा बनने की क्वालिटी चाहिए, राजा बनना है तो तुमको क्या करना है, मेहनत करनी है। सोने से तुम राजा नहीं, सोने से अगर राजा बनता है ना तो सबसे बड़ा राजा कौन होता है? उल्लू। सोता रहता है उल्लू की तरह, लोग नहीं बोलता है सो उल्लू। जंगल का शेर बनो, जंगल का शेर। गिद्धड़ों की भीड़ में मत पड़ो। गिद्धड़ों कहते नहीं है कि अगर आसमान की ऊंचाई पर जाकर अगर आसमान जीतना है तुम बाज की तरह उड़ो, चिड़ियों को साथ छोड़ दो। चिड़ियों के साथ में रहोगे तो आसमान के उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाओगे जहां पे तुमको पहुंचना है। तुम एक ऊंचाई पर आ जाओगे, वहां पे पहुंचने के लिए तुमको बाज बनना पड़ेगा। आओ यहाँ पे सुनो, देखो इसको कहते हैं विस्तार। अब फिर कहा गया, फिर गया कोचीन, पुर्तगालियों का गढ़ था। देखो धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ, विस्तार बढ़ा। लेकिन समय की बात है, भारत में कपड़ा का व्यापार और प्रमुख केंद्र, इन्होंने कपड़ा के व्यापार में
रुचि दिखाई और भारत में मुख्य रूप से कपड़ा खरीदते थे, बेचते थे। कपड़ा कोरोमंडल तट, यहाँ के बारीक सूती कपड़े, जो कोरोमंडल तट का सूती कपड़ा था, अब रंगीन चिट्टी जो चिंट्स जो यूरोपीय बाजार में बहुत महंगे थे। मसूलीपट्टनम इस व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कोरोमंडल तट का मसूलीपट्टनम इस व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे सूती कपड़ा देखो, तो यहाँ पे बारीकी से सूती कपड़े का व्यापार करते थे कोरोमंडल। अब बंगाल के मलमल कासिम बाजार के माध्यम से डचों ने बंगाल की प्रसिद्ध मलमल और रेशम, बंगाल के मलमल और रेशम कपड़ों का यूरोप को निर्यात किया। बंगाल से क्या मलमल, और बंगाल में सबसे फेमस था कासिम बाजार में मलमल और रेशम, बंगाल से उठाते थे और ले जाकर बेच देते थे कहाँ, यूरोप में। नील और मसाले, कपड़ों के अलावा नील, जो नीलों का व्यापार था, विभिन्न मसालों का, मसाला पर इनका विशेष फोकस नहीं था। मसाला ठीक है, अब आए हैं थोड़ा सा मसाला खरीद लेते हैं, कि विशेष फोकस इनका मसाला पर नहीं था। विशेष फोकस क्या था, कपड़ा पर था। कपड़ा व्यापार पर विशेष फोकस करके चल रहे थे। इनका था कि नहीं कपड़ा, कह रहे कि पूर्वी इसका देखो, अब बात आता है, देखो मैंने तुमको शुरू से बता रहा हूँ कि इनका मेन फोकस था, भारत में तो आ गए थे व्यापार करने, लेकिन इनका पुर्तगालियों को डर से शुरुआत में इनका मेन फोकस थोड़ा सा चेंज हो गया। और मेन फोकस कहाँ चला गया इनका चला गया इंडोनेशिया पे। और इंडोनेशिया में एक जगह है जकार्ता। इंडोनेशिया में क्या है, जकार्ता। और देखो इंडोनेशिया में इन्होंने, देखो ये हो गया इंडोनेशिया, ध्यान रखना। तो इनकी जो राजधानी बनाया था इन्होंने, राजधानी कहाँ बनाया था, इंडोनेशिया बनाया था। कहा भारत में नहीं, भारत में पुर्तगालियों से डर था, तो इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया, अपना जो कैपिटल बनाया कहाँ, इंडोनेशिया। और उस कैपिटल, देखो बात समझो, जो कैपिटल तो इन्होंने बना लिया, लेकिन कैपिटल बनाने के बाद इनका था कि नहीं, हमको भारत से तो व्यापार करना ही है। अब देखो व्यापार, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो कुछ चीजें होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना तो चीजें लेके चलनी पड़ती है। पूर्वी मुख्यालय, पूर्वी मतलब ये हो गया, यूरोप अपने आप को पश्चिमी देश मानते हैं, देश अपने आप को मानते हैं। पश्चिमी देश मानने का मतलब होता है यूरोप। अगर हम यूरोप की बात करें तो पश्चिमी देश है, और ये हम लोगों को, भारत हो गया, आसपास के देश हो गया, इसको पूर्वी देश मानते हैं, इसको ईस्टर्न पूर्वी देश मानते हैं। तो वहीं था, पूर्वी मुख्यालय था, इसको बटेविया कहते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एशियाई प्रमुख बटेविया, आधुनिक जकार्ता, इंडोनेशिया में जो जकार्ता है में स्थापित किया। यह शहर एशिया में डच व्यापार का साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था। वहाँ मसाला सबसे ज्यादा, कपड़ा से भी ज्यादा फायदा मसाला में होता था। वास्को डी गामा बोल के गया था, 60 गुना प्रॉफिट में जाकर माल बेचा था वहां पे, तो इनको पता था। बटेविया से पूरे एशिया में व्यापारिक गतिविधियों का समन्वय स्थापित किया, और इंडोनेशिया में मसाला व्यापार पर डचों का एकाधिकार स्थापित हो गया। इंडोनेशिया में किसी का ध्यान ही नहीं गया, ना उस टाइम विशेषकर पुर्तगीज का ध्यान गया, ना इनका ध्यान गया। लेकिन बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार फैलाई, मैं उसको देखेंगे, हम बाद में देखेंगे। जावा, सुमात्रा, जो मलक्कू द्वीप नियंत्रण में लौंग और जायफर की आपूर्ति सुनिश्चित की, और बटेविया एक आधुनिक यूरोपीय शहर की तर्ज पर बसाया गया। बहुत विशाल, बहुत आमदनी था। इन्होंने क्या किया, उस शहर को इतना डेवलप किया कि आधुनिक शहर और यूरोप जैसे शहर बना दिया। इंडोनेशिया के जकार्ता, अगर इंडोनेशिया जाओगे तो जाना बटेविया जो उसका जो शहर है उनको देखना, और देखो किस प्रकार इन्होंने शहर को विकास किया था। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी शहर है, वैसा डेवलपमेंट। एक कौन डेवलपमेंट कर रहा है, डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो इसको डेवलप कर रही है इस प्रकार से। पुर्तगाली शक्ति का पतन और डच उत्थान, देखो समय वही है। पुर्तगाली शक्ति धीरे धीरे क्या होता है कि पुर्तगाली शक्ति थी, उसके पतन है। पुर्तगाली शक्ति तो पतन के कगार पर चली गई। पतन के कगार पर क्यों चली गई, मैंने पिछली क्लास में बता दिया। पुर्तगाली शक्ति धीरे धीरे पतन के कगार पर चली गई, और जैसे जैसे पुर्तगाली पतन के कगार पर जा रही थी, वैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और बढ़ रहा था। भारत में उसका विस्तार, डचों का बरसों 17वीं शताब्दी को डच स्वर्ण युग कहा जाता है। एशियाई मसाला व्यापार पर लगभग पूर्ण अधिकार हो गया था कंपनी का। विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यापारी कंपनी बन गई थी उस टाइम। अभी ध्यान रखो, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस समय तो हो चुका है, लेकिन भारत में नहीं आई है अभी तो जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी आकर परमिशन मांगेगा। 1608 की घटना, जहांगीर दरबार में बैठा था और हॉकिंग्स आया था वहां से। हॉकिंग्स आकर जहांगीर के दरबार में स्टीफन हॉकिंग्स परमिशन मांगेगा कि हमको व्यापारी कोठी खोलने की, व्यापारी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दो। तो बाद की बातें हैं। और मसाला का एकाधिकार, इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर नियंत्रण से डचों ने लौंग और जायफल और काली मिर्च की कीमतें यूरोपीय बाजारों में नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यूरोपीय बाजार में अब देखने लगा, और यूरोपीय बाजार में अगर कोई किसी को चाहिए, लौंग चाहिए, जायफल चाहिए, तो कीमत डच नियंत्रित करने लगे। पुर्तगालियों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। देखो इसको कहते हैं भारत में डचों का विस्तार।
किस प्रकार भारत में डच आए और डचों का जो विस्तार होता है इसको कहते हैं धीरे धीरे डच। ब्रिटिश शक्ति का उदय, नई चुनौती। देखो ध्यान रखना, जब ब्रिटिश शक्ति का उदय होता है उसके बाद से डच थोड़ा कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही एंग्लो ब्रिटिश शक्ति थी, ब्रिटिश इनसे भी शक्तिशाली थे, जो एक के बाद दूसरी आते हैं शक्तिशाली, तो ब्रिटिश शक्ति के उदय ने इनको चरमरा दिया। अब भारत में जो इनको कपड़ा का व्यापार कर रहे थे, अब इनको कपड़ा का व्यापार भी करके छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति थी, ब्रिटिश थी, कंपनी थी। और शुरुआत में कंपनी पे तो सरकार का ब्रिटिश, मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, सब समझोगे कि ब्रिटिश कंपनी का स्थापना हुई थी तो उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं था, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, दोनों मिलकर चला रहे थे। तो उस टाइम जो कंपनी आई थी, ब्रिटिश शक्ति का जब उदय हुआ तो इनकी चुनौती बढ़ गई। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से शक्तिशाली होती जा रही थी और दोनों कंपनियों के बीच एशियाई व्यापार मार्गों को लेकर तीव्र प्रतिस्पर्धा और संघर्ष शुरू हो गया। भारत में कपड़ा मसाला व्यापार के लिए सीधा टक्कर होने लगा। 3 एंग्लो डच युद्ध हुए 1652 से लेकर 74 तक और समुद्री वर्चस्व के लिए लड़ाई हो गई। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र का तेजी से विकास होता है, ब्रिटिशर्स का विकास होता है। फ्रांस और स्पेन, इतना ही नहीं, यहाँ तो भारत की भूमि पर वो ब्रिटेन से लड़ रहे थे और यूरोप में फ्रांस और स्पेन से लड़ रहे थे। कौन? डच। क्योंकि फ्रांस स्पेन कहते हैं कि हमने मिलकर खोज किया, एक व्यापारिक मार्ग का खोज के, भौगोलिक खोज की शुरुआत हमने किया, तुम मजा उठा रहे हो, हम तुमको उठाने नहीं देंगे, तुम कैसे पहुंच गए वहां। इन लोगों में युद्ध चल रहा था यूरोप में। अब भारत की स्थिति में, भारत ब्रिटेन था, ब्रिटेन तुम इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। इसी को लेकर डचों की स्थिति धीरे धीरे दिन पर दिन खराब होती गई और डच एक समय के बाद डचों का भारत में सफाया होना तय हो गया। डचों का भारत में सफाया होना तय हो गया। एक डचों का एक बंगाल में एक शहर है वेदारा, बंगाल का एक शहर है वेदारा। तो वेदारा का युद्ध होता है 1700। देखो ऐसा नहीं कि डच, देखो जो डच 1602 में आए थे वो डच 1759 ईस्वी में उनका आखिरी होता है। 1759 में लगभग देख लो, लगभग 150 साल तक उन्होंने भारत में व्यापार किया, लेकिन अंग्रेजों जैसा भारत को गुलाम नहीं बना पाए, उपनिवेश नहीं बना पाए, उनकी बस की बात थी नहीं। बेदारा के युद्ध में पराजय ने भारत में डच व्यापारिक साम्राज्य की बेदारा के युद्ध में जैसे ब्रिटिशर्स ने डचों को पराजित किया, उसके बाद से इनकी हालत खराब हो गई। नवंबर 1759 में बंगाल के बेदारा नामक स्थान पर डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ और ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने डचों को पराजित कर दिया। भारत में डच शक्ति का अंत हो गया। बंगाल में डच व्यापारिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई और उनके कारखाने ब्रिटिश के नियंत्रण में चले गए। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में अब केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व रहेगा और जो वीओसी इनकी जो कंपनी थी, वीओसी ध्यान रखना, 18वीं शताब्दी के अंत तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक रूप से दिवालिया हो गई और 1799 ईस्वी में औपचारिक रूप से भंग कर दी गई। 1759 में बेदारा का युद्ध होता है। इस बेदारा के युद्ध के बाद 1799 में डच नीदरलैंड के लोग समझ गए कि अब कंपनी चलाना हम लोग की बस की बात नहीं है, अब कंपनी को खत्म कर दो, कंपनी हम लोग की बात नहीं है। औपचारिक रूप से कंपनी को भारत में पूर्वी व्यापार के लिए खत्म कर दिया गया। इस प्रकार अगर तुम लोग देखोगे तो भारत में डचों का उत्थान हुआ। एक समय के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में खत्म हो गई, पतन के कगार पर चली गई। आज का लास्ट स्लाइड है तुम लोगों के लिए और इसमें वही नहीं है, मैं बस दिखाना चाहता हूं कि कंपनी की स्थापना कब होती है, कंपनी की पहली फर्स्ट फैक्ट्री कहां लगता है, फिर कंपनी किस प्रकार लड़ाई करती है, किस प्रकार कंपनी ने अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, एक एक क्रम। फिर वेदारा का युद्ध होता है और कंपनी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तमाम चीजें एक स्लाइड में देखो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो तुम अगर बीपीएससी, अगर तुम 73वीं बीपीएससी देना चाहते हो, देखो मेरा मेन टारगेट है बीपीएससी को, आप लोगों को बीपीएससी लेवल पर पढ़ाना। अगर मैं तुम लोगों को विश्वास दिलाता हूं, तुम पहले के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पीवाई को उठाकर देखो। अगर इस टॉपिक से अगर तुमको कोई क्वेश्चन बन रहा है तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। एक एक क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूं तुम सुनो, स्लाइड पे है वो तुम देखो, पढ़ो। पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, कुंदन मिश्रा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस नाम से यूट्यूब है कुंदन मिश्रा सर, उसी नाम से टेलीग्राम है, वहां से जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो समझो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। और बीपीएससी मेन बात है, बीपीएससी अगर तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाओ। तुम देखो बीपीएससी हो, अगर तुम 73 बीपीएससी देने वाले हो, अगर तुम टीआरई 4 देने वाले हो, या तुम टीजीटी पीजीटी, अगर तुम टीचर वाला,
अगर टीजीटी, अगर पीजीटी का पेपर देने वाले हो, अगर इसमें हिस्ट्री है, अगर इसमें हिस्ट्री है तो मान के चलो कि तुम्हारा हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हमारे साथ जुड़ के काम करोगे, पढ़ाई करोगे, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो तुम लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो फीडबैक दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।